Hello students, my name is Neha Sachdev and I am your English tutor at Step Up Academy. So first of all, I welcome you to Step Up Academy where you learn today and lead tomorrow. So with these fresh words, let's start with our second supplementary reader book जिसका नाम है Snapshots. और आज हम इस वीडियो में अपनी Snapshots book के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है The Summer of the Beautiful White Horse स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो इसको कम से कम समय में हम कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि थीम क्या है इस चैप्टर की. थीम इज समथिंग अराउंड विच द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स. पूरी चैप्टर उसी थीम पर चल रही है, उसी थीम को फॉलो कर रही है. एंड देन हम इसको समराइज करेंगे चैप्टर को सो दैट कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो जाए. और उसके बाद हम चैप्टर को नटशेल में कंक्लूड करेंगे कि इसका मोरल क्या निकला या कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं. एंड देन फाइनली वी वुड डिस्कस with few important and extra question and answers from the exam's perspective, and then we would end with the slides. So let's begin first with understanding of the theme of the story Summer of the Beautiful White Horse. तो समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, तो हमें नाम से कुछ समझ में आ रहा है. हाँ, ऐसा लग रहा है कि समर है उस ब्यूटिफुल से वाइट हॉर्स की. तो इज इट समथिंग बेस्ड ऑन वाइट हॉर्स और समर लाइक फेयर क्लियर डे ब्राइट सनी डे के बारे में बात हो रही. सो यस, कहीं ना कहीं यहाँ पे हॉर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बट उससे भी ज़्यादा जो चैप्टर की जो थीम है दैट इज समथिंग एल्स. तो जो थीम चल रही है दैट इज ऑल अबाउट ऑनेस्टी, दैट इज ऑल अबाउट ट्रस्टवर्दीनेस. तो अब यहाँ पर जो स्टोरी है मैं उसको एक दो लाइन में ब्रीफ ओवरव्यू देती हूँ और फिर हम इसको थीम से पढ़ना शुरू करेंगे. तो जो चैप्टर है समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इट इज बेस्ड ऑन टू कजिन्स. एक कजिन जिसका नाम है अरम और दूसरा कजिन जिसका नाम है मुराद. तो अरम और मुराद दोनों ऐसे कजिन्स हैं जो बिलोंग करते हैं ग्यारोग्लानियन फैमिली से. ये जो ट्राइब है ये जानी जाती है अपनी ट्रस्टवर्दी नेचर के लिए. अब उस वो गरीब ट्राइब जो जानी जाती है अपनी सच्चाई अपनी ईमानदारी के लिए, ऐसी फैमिली के दो बच्चे हैं जिन्होंने एक हॉर्स को चुरा लिया. अब क्योंकि बच्चे हैं तो बहुत चुलबुलस हैं, उनका मन करता है, दे हैव अ लॉन्ग डिज़ायर फॉर राइडिंग अ हॉर्स. उनको हॉर्स राइडिंग बहुत ही अट्रैक्ट करती है. तो इसीलिए उन्होंने हॉर्स चुराया और उसको अर्ली मॉर्निंग में राइड करते हैं और फिर कहीं ना कहीं उसको छुपा के आ जाते हैं. तो ये कैसे उन्होंने, जो उनकी ट्राइब अलाउड नहीं करती, जिसके लिए वो 1100 सालों से उनकी ट्राइब फेमस है अपनी ईमानदारी अपनी सच्चाई के लिए, अपनी लीगेसी को ब्रेक करके उनने कुछ वो काम करा क्योंकि वो उनका बहुत ही पैशन था या उनको बहुत ही ज़्यादा इन्फैचुएशन था हॉर्स की तरफ, हॉर्स राइडिंग पर्टिकुलरली की तरफ. तो क्या स्टोरी क्या आगे चलती है और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन दी समरी. सो लेट्स ट्राई टू रीड विद द थीम फर्स्ट. नाउ थीम क्या बोल रही है? द स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज. आर्मेनियन बॉयज क्यों बोला? आर्मेनिया एक जगह है, आर्मेनिया में रहने वाले लोगों को आर्मेनियन बोला जाता है. तो यहाँ पे जो दो बॉयज रहते हैं वो जगह का नाम है आर्मेनिया, इसीलिए हम इनको आर्मेनियन बॉयज बोलते हैं. और पुअर बिकॉज वो लोग पावर्टी स्ट्रिकन है, वो लोग काफ़ी, ये जो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी गरीब टाइप के हैं. हु आर फाउंड ऑफ राइडिंग हॉर्सेस. इनको किस चीज़ का क्रेज है? बहुत ही क्रेजी है, इनको चस्का है, लाइक यू नो फॉन्ड ऑफ व्हाट? राइडिंग हॉर्स. आरम जो कि 9 इयर्स का है और उसका जो कजिन मुराद विच इज 13 इयर्स ओल्ड. आरम छोटा है और मुराद उससे 4 साल बड़ा है. दे बिलोंग टू द ग्यारोग्लानियन ट्राइब. ये ट्राइब अपनी सच्चाई अपनी ईमानदारी के लिए फेमस है. आज की नहीं, कल की नहीं, पिछले 1100 सालों से, 11th सेंचुरी से ये ट्राइब फेमस है अपनी इस यूनिक क्वालिटी के लिए. हुज पीपल वर वेल नोन फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट. मुराद इज एबल टू स्टील अ हॉर्स and after enjoying riding for 1 month, मतलब 1 महीने तक उन्होंने हॉर्स राइडिंग को एंजॉय करा. वो चोरी वाली चीज को उन्होंने 1 महीने तक एंजॉय करा बिकॉज वो बच्चे थे, दे वर फॉन्ड ऑफ, दे वर क्रेजी ऑफ हॉर्स राइडिंग. तो उन्होंने 1 महीने तक उसको राइड करा. ही इनवाइट्स हिज कजन टू जॉइन हिम इन द हॉर्स राइडिंग. और तो और मुराद ने स्टील तो मुराद ने करा बट उसने अरम को भी इनवाइट करा कि तुम भी मेरे साथ आओ और तुम भी हॉर्स राइडिंग एंजॉय करो.
finally they decide to return the horse to its owner as they didn't want to bring any shame for their family. और finally end में क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड कर लिया, बिकॉज हमारी ट्राइब तो इन चीज़ों के लिए अलाउ ही नहीं करती कि हम कोई चीज़ चोरी करें या कोई गलत काम करें या किसी को हार्म पहुंचाए, तो ये ट्राइब के अगेंस्ट होगा और हम नहीं चाहते कि हम अपनी ट्राइब पे कोई भी हार्म करें या कोई भी स्पॉट लगाएं अपनी वजह से। इसीलिए अपनी लीगेसी को मेंटेन करते हुए उन्होंने एक दिन उस हॉर्स को उस ओनर के पास रिटर्न कर दिया। विद दिस वी वुड एंड विद द चैप्टर। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी समरी से। सो Aram and Murad were two poor boys who belonged to the Armenian Garoglanian family. Armenian relating to Armenia or to the Armenian Church. वहाँ के रहने वाले लोगों को आर्मेनियन बोला जाता है। इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन, आर्मेनिया में रहने वालों को आर्मेनियन। Garoglanian family, the cultural setting of Saroyan's short story. Now, Garoglanian family who were known for their honesty. तो याद रखना ये ट्राइब किसके लिए जानी जाती थी? अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी सच्चाई के लिए। आज की नहीं, सिंस द 11th सेंचुरी से ये ट्राइब अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी मानी जाती थी। वन अर्ली मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, व्हेन अरम वाज asleep and was enjoying pleasant dreams। और एक अर्ली मॉर्निंग लाइक 4 साढ़े 4 बजे सुबह की बात है, जब अरम डीप स्लीप में था और सपनों को एंजॉय कर रहा था। तो उसका कजिन जो कि मुराद है 13 इयर्स का, ही शोड अप टू हिज विंडो। जो अरम के रूम की विंडो थी उस पर आके उसको जगाने लग गए या आवाज देने लग गए ऐसे करके। सो विंडो विद ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और वो किसको लेके आया मुराद अपने साथ? उस ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स को लेके आया जो उसने कहीं से स्टील किया था। अरम could not believe it and was thinking it was a dream। और अरम बिलीव नहीं कर पाया बिकॉज आधी रात, लाइक यू नो पीक अर्ली मॉर्निंग, अर्लीस्ट मॉर्निंग फेज था, सुबह के 4 साढ़े 4 बजे की बात थी। और अरम को ऐसा लगा कि मैं नींद में उठा हूँ, तो ही वाज रबिंग हिज आईज और ऐसा देख रहा था कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा कि मेरे, बिकॉज वो ट्राइब बहुत ही गरीब थी, इतनी पॉवर्टी स्ट्रिकन थी, बिकॉज दे नेवर न्यू कि हमने दिन का खाना खा लिया तो हम रात का भी खाना खा पाएंगे या फिर नहीं, या फिर कई बार ऐसा भी होता था वो एक दिन में एक ही मील को एंजॉय कर पाते थे। तो इतने गरीब लोग थे इस ट्राइब के, तो इसीलिए इन पर्टिकुलर ट्राइब के लोगों के लिए ये इमेजिन कर पाना भी इट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन कि कैसे इतना ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स उनके कजन मुराद ने ले लिया। तो इसीलिए अरम को लग रहा था कि क्या कोई मैं सपना तो नहीं देख रहा। बट सिंस देयर वाज अ लिटिल लाइट आउटसाइड, बट क्योंकि 4 बजे थोड़ी सी सुबह होने लग जाती है, तो अरम को क्या लगा, बट बिकॉज थोड़ी सी लाइट दिखने लगी, सो ही न्यू दिस फॉर श्योर दैट द हॉर्स वॉज रियल। तो ये तो अरम को रियलाइज हो गया कि ये हॉर्स रियलिटी है, ये कोई सपना मैं नहीं देख रहा। एज दे वर पार्टी स्ट्रिकन, वो बहुत ही गरीब लोग थे। He couldn't believe that the horse was their own। तो वो ये बिलीव बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे अरम कि ये हॉर्स मुराद ने खरीदा होगा या ये हॉर्स मुराद का खुद का होगा और ये चोरी नहीं हुआ होगा, ऐसा बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहे थे। मूविंग नेक्स्ट, He was trying to figure out if the horse had been stolen by his cousin। और अरम इतनी देर से फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि क्या इस हॉर्स को मुराद ने कहीं चोरी तो नहीं करा। So he was trying to figure out if the horse had been stolen by his cousin। मुराद had come to invite him for a ride along। और मुराद क्या करने आया था, अरम को बुलाने आया था कि चलो चलो अभी सुबह 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, अरम तुम भी आ जाओ और मेरे साथ इस ब्यूटीफुल हॉर्स को तुम भी राइड करना, इनवाइट करने के लिए आया था। He asked him to make it quick before everyone in the world wakes up। और मुराद क्या बोल रहा था, अरे जल्दी आओ अरम, इससे पहले कि बहुत सुबह हो जाए, सनराइज हो जाए और सब लोग उठ जाएं और हमारी चोरी कहीं पकड़ी ना जाए, तो इससे पहले तुम आ जाओ और मेरे साथ हॉर्स राइड करने चलो। अरम wore his clothes and jumped out of the window and sat behind Murad on the horse। और अरम ने क्या करा, जल्दी से अपनी शर्ट पहनी और खिड़की से ही कूद के मुराद के पीछे जाके बैठ गया और मुराद हॉर्स को राइड कर रहा था और अरम उसके पीछे उसको अकम्पनी कर रहा था। नाउ द रोड ऑन द ओल्ड कंट्री साइड, ये रोड क्या है, राइड का पास्ट, राइड रोड रिडन,
तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट टेंस बताने के लिए यूज किया। दे रोड ऑन द ओल्ड कंट्री साइड। अब ओल्ड कंट्री साइड जहां पे वो रहते थे उसके बाहर आउटस्कर्ट्स एरिया की बात करी जा रही है। सो दे रोड ऑन द ओल्ड कंट्री साइड ऑफ द एरिया वेयर दे लिव, दैट इज वॉलनट एवेन्यू। अब जहां पे अरम और मुराद रहते थे उस जगह का नाम वॉलनट एवेन्यू था। अब वो हॉर्स को अब अपनी सिटी में तो राइड कर नहीं सकते क्योंकि चोरी पकड़ी जाएगी, तो वो उसको थोड़ा बाहर कंट्री साइड में लेके चले गए और वहां पर राइड करने लग गए। आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर बाद, मुराद आस्क्ड हिम टू गेट ऑफ एज ही वांटेड टू राइड द हॉर्स अलोन। और थोड़ी देर बाद मुराद ने बोला अरम अब तुम उतर जाओ, बिकॉज मैं हॉर्स राइड अकेले करना चाहता हूँ, मैं अकेले ही हॉर्स राइड एंजॉय करना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए तुम उतर जाओ। Aram asked him if he could also ride the horse alone just like him, to which Murad said they will see, as it was for his own safety. और अरम ने भी जब पूछा अच्छा ठीक है मैं उतर जाता हूँ, बट क्या तुम मुझे भी अलोन हॉर्स राइड करने दोगे जैसा तुम अभी कर रहे हो? तो इस पर मुराद बोलता है वो देखी जाएगी कि क्या मैं तुम्हें अकेले हॉर्स राइड करने देता हूँ या फिर नहीं देता, आई विल सी, राइट। तो विच मुराद सेड दैट दे विल सी एज इट वाज फॉर हिज ओन सेफ्टी, क्योंकि वो जानता था मुराद कि अरम को हॉर्स राइड करना नहीं आता और उसी की सेफ्टी के लिए वो बोल रहा था कि वो हम देखेंगे कि मैं तुम्हें अकेला राइड करने देता हूँ हॉर्स को या फिर नहीं देता हूँ। He got to know that Murad had stolen the horse a month ago and was riding it every morning. तो यहाँ से अरम को थोड़ी सी हिंट हो गई, यार इतना अच्छा हॉर्स राइडिंग करने लग गया है मुराद, तो ये डेफिनेट सी बात है कि उसने अभी तो नहीं, उसने ये काफ़ी टाइम पहले से हॉर्स को स्टील करा हुआ है और प्रोबेबली रोज़ हर सुबह अर्ली मॉर्निंग हॉर्स राइड करने आता है, इसीलिए वो इतना परफेक्ट हो गया है। नाउ When Aram got his chance of a ride, और जब अरम को मौका मिला अकेले हॉर्स राइड करने का, the horse took him to the vineyard and threw him away and ran away. तो जब अरम को मौका मिला कि अकेले हॉर्स, हाँ जब मुराद ने बोल दिया, बहुत रिक्वेस्ट करी होगी अरम ने, छोटा था ना, कि प्लीज़ अलाउ कर दो, फाइनली मुराद ने कंसेंट दिया कि हाँ चलो ठीक है तुम अकेले राइड कर लो, जानते हुए कि अरम बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है, बिल्कुल भी वर्ल्ड वर्स्ट नहीं है हॉर्स राइडिंग से, फिर भी मुराद ने अलाउ कर दिया। और जब अरम को मौका मिला अकेले हॉर्स राइड करने का, तो हॉर्स ने क्या करा, हॉर्स टुक हिम टू द वाइनयार्ड। तो वाइनयार्ड क्या होता है, अंगूरों की खेती और वो जगह पर जहाँ पे वाइन बनाई जाती है। तो ग्रेप्स को जब रॉटन करके वाइन बनाई जाती है तो वो एरिया में, उसको एरिया को वाइनयार्ड बोला गया जहाँ पे ग्रेप्स उगाए जाते हैं। एंड थ्रू, तो ये कहाँ लेके चला गया, हॉर्स अरम को, अरम हॉर्स को नहीं, हॉर्स अरम को उस वाइनयार्ड में लेके चला गया एंड थ्रू हिम ऑफ एंड रैन अवे, और उसको उस वाइनयार्ड में गिरा दिया और आगे भाग के चला गया। Then, after searching for 30 minutes, Murad finally managed to find the horse and they hid him in a deserted vineyard. और आधा घंटा ढूंढने के बाद, बिकॉज वो तो चोरी का था और अगर वो कहीं चला गया तो इनको तो लॉस होगा, बिकॉज ये तो बहुत ही पैशनेट थे, बहुत ही फॉन्ड ऑफ थे, बहुत ही क्रेजी थे हॉर्स राइडिंग के लिए, तो ये लोग थोड़े से परेशान हो गए, यार अब क्या होगा, अब क्या करें, तो ये लोग हॉर्स को ढूंढते रहते। तो जब हॉर्स को 30 मिनट्स तक ढूंढते रहे, फाइनली उनको वो मिल गया। तो मुराद फाइनली मैनेज टू फाइंड द हॉर्स एंड देन, और फिर उन्होंने क्या करा, उस हॉर्स को हाइड कर दिया, हाइड, हिडन। यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया जो कि पास्ट टेंस बताने के लिए यूज की है। सो दे हिड हिम इन अ डिजर्टेड वाइनयार्ड, और कहाँ पे छुपा दिया उसको, हॉर्स को कहाँ छुपा दिया, एक डिजर्टेड वाइनयार्ड में। तो वाइनयार्ड क्या होता है, अंगूरों की खेती जहाँ पे उसको प्रोसेस करके वाइन बनाया जाता है। डिजर्टेड जहाँ पे बिल्कुल सूखा, बिल्कुल अब वहाँ पे कोई ग्रेप्स की खेती नहीं थी, बिल्कुल सूखा बंजर धरती थी, वो बताने के लिए। दैट हैड सम ओट्स एंड एल्फा। अब उस वहाँ पे वो जो वाइन यार्ड था, डिजर्टेड वाइन यार्ड था, अब वहाँ पे ग्रेप्स तो लगे नहीं थे, तो वहाँ पर क्या था, ओट्स और एल्फा। तो ये वो सीरियल्स होते हैं, ये वो ग्रेन्स होते हैं जो एज अ फॉडर यूज किए जाते हैं केटल को फीड करने के लिए। तो मुराद हैड अ वे विद एवरीथिंग। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो मुराद था ना, वो बड़ा भाई जो 13 इयर्स का था, वो बहुत ही विटी और बहुत ही ट्रिकी था। तो हर चीज के लिए उसका एक पेटेंट डायलॉग था, वो हर चीज में यही बोलता था, आई हैड अ वे विद एवरीथिंग। तुम मुझसे मत बोलो, मेरे को तो सब चीजों को टैकल करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन बड़ा था वो ऐसे बताता था हर समय। सो मुराद हैड अ वे विद एवरीथिंग, स्पेशली हॉर्सेस। तो वो अरम को बोला, देखो तुम छोटे हो ना, तुम्हें तो अभी कुछ नहीं आता, बट मैं बड़ा हूँ, आई हैड अ वे विद एवरीथिंग, मुझे हर चीज को
टैकल करना, मुझे हर चीज़ को डील करना आता है, स्पेशली हॉर्सेस को तो बहुत ही अच्छे से करना आता है. He knew how to handle every type of animal and also humans. उसको हर किसी एनिमल को टैकल करना और किसी भी टाइप का कोई ह्यूमन हो उसको भी टैकल करना बहुत अच्छा आता था. अब every morning for 2 weeks they would take the horse for a ride and then hide it again. और ये प्रोसेस कब तक चलता गया, ये सिलसिला कितने दिनों तक चला? For 2 weeks, 2 हफ्तों तक, 15 दिन तक उन्होंने यही प्रोसेस करा. हर सुबह जल्दी उठते, हॉर्स राइड करने चले जाते और फिर उसको हॉर्स राइड जब कर लेते, जब दिन होने लग जाता, लोग उठने लग जाते, हॉर्स को छुपा के और वापस अपने घर में आ जाते थे. So every morning for 2 weeks they would take the horse for a ride and then hide it again. और फिर उसको छुपा के अपने अपने घर में आ जाते थे कि इससे पहले कि सब लोग उठ जाएं हम लोग वापस अपने घर आ जाते. Then अब क्या हुआ, एक दिन one day जॉन बायरो. तो अब मैं आपको बताती हूँ जॉन बायरो कौन है. तो ये जो जॉन बायरो है, he is the real owner of the beautiful white horse. तो white horse जिसको मुराद चुरा के लाया था वो और किसी का नहीं, वो मिस्टर जॉन बायरो का था. who came to Aram's house to talk to his uncle Khosrow. अभी अंकल खोसरोफ कौन है? तो ये दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी में. तो अंकल खोसरोफ वो हैं जिनके घर में अरम रहता था, प्रोबेबली अरम के वो अंकल थे. और इनका जो नेचर था, इनका जो एटीट्यूड था इज जस्ट सिमिलर टू मुराद. ये भी ऐसे ही बहुत ही एरोगेंट टाइप के थे, बहुत ही डोमिनेटिंग अप्रोच के थे. और इनका भी एक ऐसा पेटेंट डायलॉग था, सिग्नेचर लाइन थी जो हर बार बोलते थे, जस्ट लाइक मुराद. तो ऐसा सब ट्राइब के लोग बोलते थे कि मुराद जो है वो बिल्कुल अंकल खोसरोफ पे गया हुआ है. सो हु वाज, अब अंकल खोसरोफ कौन थे? हु वाज एन इरिटेटेड एंड लाउड मैन हु शाउटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. वो बहुत ही इरिटेटेड, हर चीज़ परेशान चिड़चिड़े रहते थे और जो भी चीज़ आती थी उसको बस चिल्लाना आता था उनको, राइट. सो बायरो टोल्ड हिम अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स. और जब मिस्टर जॉन बायरो अंकल खोसरोफ से मिलने उनके घर आए तो बायरो ने उनको बताया अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स कि मेरा घोड़ा गुम चुका है और काफ़ी दिन हो गए इस बात को. whom he bought at $60. जिस घोड़े को, जिस ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स को वो $60 में परचेज करके लाए थे, वो कहीं पे स्टील हो गया और उनको वो बिल्कुल भी नहीं पता. For 1 month he couldn't find it and he walked for 10 miles to come to their house. और 1 महीना हो गया है कि he couldn't find it, वो बिल्कुल ढूंढ नहीं पा रहे उनको, वो उनका ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स नहीं मिल रहा जिसको उन्होंने $60 में खरीदा था. और यही रीजन है जिसकी वजह से उनको 10 माइल्स वॉक करके आना पड़ा आज यहाँ पर. अदरवाइज वो हॉर्स पे बैठ के आते. एंड ही वॉक फॉर 10 माइल्स टू कम टू देयर हाउस. खोसरोफ रोड, और जैसे दहाड़ते हैं ना, चिल्लाते हैं बहुत ही जोर से, गुस्से में लाइन जैसे. तो अंकल खोसरोफ ने भी ऐसे ही कुछ करा. ही रोड एट हिम. हिम कौन है यहाँ पे? यहाँ पे हिम है मिस्टर जॉन बायरो. So he rode at Mr. John Byro and told him, और उनका सिग्नेचर लाइन क्या थी? इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. और मुराद क्या बोलता था? आई हैव अ वे विद एवरीथिंग. तुम छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम छोटे हो अभी, मेरे को सब चीज़ों को टैकल करना आता है, मेरे को सब चीज़ों को डील या हैंडल करना आता है, चाहे वो इंसान हो या फिर वो जानवर क्यों ना हो. तो यहाँ पर अंकल खोसरोफ का भी एक सिग्नेचर लाइन थी, वो हमेशा क्या बोलते थे? इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. सो बायरो बिकेम इरिटेटेड बाय हिज एटीट्यूड एंड वेंट अवे. अब मिस्टर जॉन बायरो सोचते हैं यार ये क्या बोल रहा है, मैं इनको बता रहा हूँ कि मेरा इतना ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो 1 महीने से घुमा हुआ है मुझे आज तक नहीं मिल पा रहा. और जब मैं उनको वो शेयर कर रहा हूँ अपनी बात कि क्या वो मतलब हेल्प जैसा वो लेना चाहते थे मिस्टर अंकल खोसरोफ से, और वो इस पे उन पे चिल्लाते हैं और वो बोलते हैं कि पे नो अटेंशन टू इट. लाइक ये क्या, तुम उस पर ध्यान मत दो, भूल जाओ, फॉरगेट इट, जो हुआ सो हुआ, अब उस बात को भूल जाओ, हाउ कम सो. और मैं उस वजह से, बिकॉज वो हॉर्स मिसिंग है, इसी रीजन से मुझे 10 माइल्स चल के उनके घर आना पड़ा उनको बताने के लिए. और ऊपर से बोलते इट्स नो हार्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर ध्यान मत दो. ओ माय गॉड, ये किस टाइप का इंसान है मिस्टर अंकल खोसरोफ. सो बायरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड एंड ही वेंट अवे. उनको बहुत गुस्सा आया कि ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं, और वो वहां से कुछ नहीं बोला और वो चले गए. नाउ
अरम वेंट टू मुराद एंड टोल्ड हिम, और अरम तो वहीं पर थे, कहीं ना कहीं चुप के बातें सुन रहे थे। तो अरम ने क्या बोला, ही वेंट टू मुराद, फटाफट गए मुराद के पास और बताते हैं उनको कि अबाउट द मिसिंग हॉर्स ऑफ बायरो एंड आस्क्ड हिम नॉट टू रिटर्न द हॉर्स अंटिल ही लर्न्स टू राइड इट। और बताते हैं वो अरम को कि, और वो अरम मुराद को ऐसा बताते हैं कि मेरे को पता चल गया जो तुमने घोड़ा चुराया है वो किसका था, वो बायरो का था। और ये नहीं बोलते अरम कि उनको रिटर्न कर दो, क्या बोलते हैं अरम, आस्क्ड हिम नॉट टू रिटर्न द हॉर्स, तुम तब तक उस हॉर्स को रिटर्न मत करना जब तक मैं हॉर्स राइडिंग में परफेक्ट नहीं हो जाता, until he learns to ride it. Murad told him that it would take 1 year for him to learn to ride the horse. और मुराद बोलता तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हें तो इन सब चीज़ों को टैकल करना नहीं आता, डील करना नहीं आता, तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा हॉर्स राइडिंग सीखने में। तो क्या हम 1 साल तक हॉर्स को हाइड करके रखेंगे, मतलब 1 साल तक हम वो जो चोरी का टाइटल है उसको लेके घूमेंगे। He further angrily added, और फिर मुराद ने और गुस्से में थोड़ा सा बोला, that they could not be thieves as the tribe is known for honesty and said that they would return the horse after 6 months। अब मुराद ने क्या बोला, गुस्से में हो गया, बोलता नहीं नहीं यार 1 साल कैसे पॉसिबल है, तो बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि हमारी ट्राइब जो कि जानी जाती है ऑनेस्टी के लिए, तो हम 1 साल तक तो थीव्स का टाइटल नहीं लेंगे। तो चलो मैं तुम्हारे लिए इतना कर देता हूँ कि 6 मंथ्स तक मैं हॉर्स को अपने पास रखूंगा ना। थोड़ा सा कंसिडरेट हो गया मुराद। Now, one day on their way back to hide the horse to the hidden spot, और एक दिन जब वो जैसे सुबह सुबह निकले और हॉर्स राइड कर ली, और उसके बाद जब वो छुपाने जा रहे थे एज अ डे टू डे प्रैक्टिस जो रोज किया करते, सो वन डे ऑन देयर वे बैक टू हाइड द हॉर्स टू द हिडन स्पॉट, जहाँ पे उन्होंने एक जगह बनाई थी कि रोज उसको हॉर्स को वहीं पे छुपाते थे और फिर वो अपने अपने घर आ जाते थे। सो दे मेट, और जब उस रात जब वो घोड़े को लेके हॉर्स को लेके आ रहे थे, वो छुपाने वाली जगह तक पहुंचने ही वाले थे कि उनको कौन मिल गए, the owner of beautiful white horse, that is Mr. John Byro, who was going back to the town। और वो कहाँ जा रहे थे, वो टाउन वापस जा रहे थे वहां से। He talked to them and carefully examined the horse। ही कौन है यहाँ पे, जॉन बायरो। जॉन बायरो ने बहुत ध्यान से उसको एग्जामिन करा, यार ये हॉर्स तो वैसा ही लग रहा है जैसा मेरा एग्जैक्टली घुमा था। सो ही टॉक टू देम, जॉन बायरो ने पहले उन दोनों बच्चों से बात करी और फिर उस हॉर्स को बहुत ही ध्यान से बहुत ही केयरफुली एग्जामिन करने लग गई, एग्जैक्टली वही है जैसा मेरा घुमा था। बट उनको पूरा भरोसा था कि ये उनका हॉर्स नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी ट्राइब का तो पेटेंट है, उनकी ट्राइब तो जानी ही जाती है अपनी ऑनेस्टी और ट्रस्टवर्दी नेचर के लिए। सो ही एडमिटेड दैट द हॉर्स लुक्ड एग्जैक्टली लाइक द वन ही हैड, बट since he knew his parents and the honesty of the family, he didn't believe that they had his missing horse। अब उन्होंने ये तो एक्सेप्ट कर लिया दैट द हॉर्स लुक्ड, ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हॉर्स बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा मिस्टर जॉन बायरो के पास था, बट क्योंकि उनकी फैमिली उनकी ट्राइब जानी ही जाती है और वो उनको जानते थे, और वो जानते थे कि ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, ये लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने ये बिल्कुल बिलीव नहीं करा, उन्होंने बिल्कुल नहीं माना कि उन्होंने उनका जो हॉर्स है जो उनको मिल नहीं रहा, जो उनका मिसिंग हॉर्स है वो वही होगा। सो ही अज्यूम्ड इट वाज, और उन्होंने मान लिया, वो भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने मान लिया कि वो उसका कोई ट्विन हॉर्स होगा जो बिल्कुल मेरे ही हॉर्स के जैसा लग रहा है जो मिस हो गया है 1 महीने से। So Murad managed to let Byro assume that it was not his horse, so they went away। और मुराद तो बड़ा कनिंग था, बड़ा विटी सा था, तो मुराद ने भी मिस्टर जॉन बायरो को और एक कन्विंस करा दिया कि हाँ ये आपका तो नहीं है और ये आपका भी होगा, बिल्कुल ऐसा ही दिखता होगा, लेकिन ये आपका नहीं, ये तो हमारा ही, हम इसको बहुत टाइम से उसको यूज कर रहे हैं। तो क्या बोला, मुराद मैनेज टू लेट बायरो assume that it was not his horse, so they went away। और बायरो को तो पहले ही बहुत ही श्योर बिलीफ था कि वो लोग तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो उनकी फैमिली उनकी ट्राइब को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि जानी जाती है अपनी ऑनेस्टी के लिए, तो वो सोचते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा, चलो ठीक है ऐसा ही कोई ट्विन टाइप का होगा जो मेरे पास था जो मिस हो गया। और ऊपर से मुराद तो खुश हो गए, मुराद उनको और कन्विंस करा देते हैं कि हाँ ये आपका नहीं है, और वहाँ से चले जाते हैं।
एंड देन और फिर क्या हुआ, अगले ही सुबह द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ ऑफ देम टुक द हॉर्स बैक टू द बायरोज वाइनयार्ड। अब अगली ही सुबह, बिकॉज उनको पता तो चल गया था कि बायरो ने देख लिया, बट एनीवेज ही वाज कन्विंस कि वो उनका नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता था कैरोलिनियन ट्राइब और पर्टिकुलरली इनकी फैमिली जानी जाती है ऑनेस्टी ट्रस्टवर्दी के लिए, तो वो उनका नहीं हो सकता, प्रोबेबली वो ट्विन हॉर्स होगा। नाउ अगली ही सुबह दोनों ने क्या करा, अरम और मुराद ने उस हॉर्स को लिया जहाँ पे वो रोज हाइड करते थे, एंड took the horse back to the Byros vineyard। तो कहाँ पे उसको लेके चले गए, बायरो के वाइनयार्ड में। वाइनयार्ड कहाँ है, जहाँ पे वाइन प्रोसेस की जाती है फ्रॉम ग्रेप्स, एंड पुट इट इन द बान। और कहाँ पे जाके छोड़ के आगे, उनके बान में छोड़ के आगे। बान क्या है, इट इज लाइक अ शेड। जब हम गांव वगैरह में जाते हैं जहाँ पे फार्मिंग होती है, वहाँ पे शेड्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े, जिनमें सीरियल्स ग्रेनरीज को स्टोर किया जाता है। इट्स लाइक अ स्टॉक प्लेस। सो द डॉग्स फॉलोड देम ऑल अलोंग क्वाइटली एंड दे लेफ्ट द प्लेस। और वहाँ पे जितने भी स्ट्रे डॉग्स थे वो उनको सब फॉलो कर रहे थे, और वहाँ पर उनको डर था कहीं ना कहीं कोई अगर बाक ना कर दे, जैसे अगर कोई डॉग बाक करेगा तो उनकी चोरी पकड़ी ना जाए कि हॉर्स को कहीं से लेके आ रहे हैं और यहाँ पे रख रहे हैं। तो वो स्लाइटली और बहुत ही क्वाइटली वहाँ पे गए, हॉर्स को वहाँ पे छोड़ देते हैं और वो पलट के आ जाते हैं। द सेम आफ्टरनून, और उसी दोपहर को, जिस सुबह ये लोग हॉर्स को जॉन बायरो के बान में छोड़ के आए, उसी दोपहर को जॉन बायरो केम बैक टू हिज हाउस टू टेल हिज मदर। जॉन बायरो अपने घर आए और अपनी मम्मी को बताते हैं अबाउट हिज हॉर्स हु हैड कम बैक। वो बहुत खुश हो गए और अपनी मम्मी को बताते हैं कि जो मेरा हॉर्स 1 महीने से मिसिंग था वो वापस आ गया है। ही वाज वेरी हैप्पी एंड वाज एस्टोनिश्ड, और बहुत ही सरप्राइज थे किस चीज के लिए, टू सी द हॉर्सेस बेटर टेम्पर। अब हॉर्स, उनको क्या चीज बहुत ही अच्छी लगी, ये तो इस बात से तो खुश थे ही कि हॉर्स उनका वापस आ गए, उनकी चीज उनके पास अपने आप वापस आ गई है। मेन वो किस लिए खुश थे, क्योंकि हॉर्स अब बेटर टेम्पर में हो गया। अब उसका जो मूड है, उसका जो माइंडसेट है, बहुत ही इंप्रूव हो गया। अब हॉर्स बहुत ही डिसेंट हो गया है। सो व्हाट इज टेम्पर? अ पर्सन्स और एनिमल्स नेचर स्पेशली एज अ टेम्परेरी अफेक्ट्स देयर बिहेवियर। इसका मूड बोल सकते हैं जो परमानेंटली डिफाइंड रहती हैं। तो अब हॉर्स का बेटर टेम्पर हो गया। ऑल्सो इट वॉज स्ट्रॉन्गर देन एवर। पहले जब हमने देखा कि उसको वाइन यार्ड में छोड़ के आते थे और वहाँ पे अल्फा और ओट्स रहते थे, तो प्रोबेबली वो हॉर्स खाता होगा, और जिससे उसकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। और बच्चों के साथ रह के मस्ती करके बच्चों की कंपनी में उसका टेम्परामेंट जो, उसका मूड जो है वो भी काफ़ी बेटर हो गया, काफ़ी क्वाइट हो गया है वो। अंकल खॉस्ट्रॉफ अगेन रोड, और अंकल खॉस्ट्रॉफ फिर उस पर दहाड़ने लग गए, चिल्लाने लग गए क्या कि क्वाइट मैन क्वाइट, बिल्कुल शांत हो जाओ, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया ना, दैट्स इट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट, और इस पे ध्यान मत दो। सो लाइक ही वाज कि यार ये क्या इंसान है, कैसे बोल रहा है, मेरा इतना वैल्यूएबल हॉर्स मेरे पास खुद वापस आ गया, वो भी इम्प्रूव होके आया, उसका टेम्पर बहुत अच्छा हो गया है और उसकी हेल्थ भी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। और इस पे वो खुश होने की बजाय बोलते हैं कि क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। सो ही वाज वेरी सरप्राइज्ड टू अगेन हैव दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। नाउ अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइक अब हमने क्या पढ़ लिया, पूरी समरी पढ़ ली, हमने देख लिया कि कैसे हॉर्स को स्टील किया मुराद ने, कैसे अरम को इन्वॉल्व करा उसके साथ, और कैसे अरम ने भी हॉर्स राइडिंग सीखी, और कैसे उनको खुद याद आ गया कि नहीं, हम अपनी डिग्निटी को हमें मेंटेन करना चाहिए, हमारी ट्राइब जिस चीज़ के लिए पॉपुलर है हमें उस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए, हम अपनी ट्राइब का, अपनी फैमिली का नाम खराब नहीं होने दे सकते। और उसी ऑनेस्टी ट्रस्ट वर्दी नेचर की वजह से उन्होंने इमीडिएटली बायरो का हॉर्स बायरो को रिटर्न कर दिया। बट हमें ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आई कि हॉर्स को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाए, इनफैक्ट उसको इम्प्रूव ही करा। तो लाइक दे वर लिटरली विद अ वेरी गुड थॉट, विद अ वेरी गुड माइंड, उन्होंने हॉर्स की ड्यू केयर करी और उसको यूज़ करा, बट उसको बहुत अच्छे से भी रखा, उसको खिलाया पिलाया, उसकी टेक केयर करी, और उससे अच्छी कंडीशन में उसके ओनर को खुद से रिटर्न कर दिया। नाउ टू सम अप, हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ मॉरल और अ लेसन गिविंग पार्ट। So, to sum up, the summary of the beautiful white horse summary, we learn the significance, the importance and necessity of किस चीज़ की importance
इम्पोर्टेंस और किस चीज की जरूरत, दैट इज ऑनेस्टी इवन इन द फेस ऑफ ग्रीड एंड डिजायर। तो हम कुछ भी करें, कैसा भी करें, हमेशा हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या नेसेसिटी है ऑनेस्टी की, ईमानदारी की, सच्चाई की। जितनी इंपॉर्टेंस है, जितनी नीड है, भले हमें हमारी कितनी भी ग्रीड क्यों ना हो, हमारी कितनी भी डिजायर क्यों ना हो, लेकिन हमें ऑनेस्टी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दिस इज व्हाट द मॉरल ऑफ द स्टोरी एंड हियर वी कम विद the end of the chapter. Now let's try to understand with few important question and answers. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, what impression do you form of cousin मुराद? आप cousin मुराद, जो अरम का cousin मुराद था, उसका क्या impression समझोगे? क्या वो अच्छा था या फिर क्या वो नेगेटिव सेंस में मानोगे? उसका एटीट्यूड क्या था, बिहेवियर क्या था, वो सब चीजें हमें इस आंसर में पूछी गई है ना। मुराद is a young boy of 13 years, जो हमने पहले डिस्कस किया था सामरी में. He belongs to the Garoglanian family of Armenia. Their whole tribe was poverty stricken. In spite of abject poverty, ये जानते हुए कि वो बहुत बेहद गरीब थे, their family was famous for honesty. वो फिर भी इतने गरीब होने के बावजूद भी वो अपनी ईमानदारी के लिए पूरी जगह फेमस थे. मुराद was quite adventurous and had a crazy streak in him. मुराद थोड़ा एडवेंचरस था. अब बच्चे थोड़े से ऐसे ही होते हैं ना, चुलबुले नेचर के. सो ही वाज आल्सो बिट एडवेंचरस. उसको एडवेंचर करने में, नई नई चीजें, हरकतें करने में बड़ा मजा आता था. एंड अ क्रेजी स्ट्रीक इन हिम, और उसमें थोड़ी सी सिरफिरे टाइप की ऐसी कोई हरकत थी जिसमें हमेशा वो बोलता था आई हैड अ वे विद एवरीथिंग, बिकॉज वो अपने अंकल खॉसरॉफ को रिजेंबल करते थे. देन ही एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स, और वो बहुत ही लाइवली रहना पसंद करता था, बहुत ही मस्ती करना, बहुत ही हरकतें करने में बिलीव करता था. एज ही वाज अ यंग बॉय, इमीडिएटली स्टार्टेड विद हिज टीन्स. 13 ईयर्स की थी. बिकॉज मुराद लव्ड हॉर्स राइडिंग, और जैसे बाकी बच्चों को भी अलग अलग चीज़ों के शौक होते हैं, मुराद को भी हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक था. इनफैक्ट ही वाज क्रेजी अबाउट हॉर्स राइडिंग. He had a way with the horse. He had tamed the horse by his affectionate behavior, and now the horse was no longer wild. अब क्या बोल रहे हैं कि बिकॉज मुराद, जब ऐसा ये जो उनके सिग्नेचर लाइन थी, वो हमेशा बोलते थे I had a way with everything. तो यहाँ पर भी उन्होंने वही करा, he had a way with the horse. और वो यहाँ पर पता चलता है हमें कि हॉर्स के साथ भी उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई, और जो एक टाइम पे हॉर्स बहुत ही वाइल्ड हुआ करता था, उन्होंने कितने प्यार से, उन्होंने अपने अफेक्शन से उस एनिमल को भी उन्होंने टेम कर लिया. सो he had a way with the horse, he had tamed the horse by his affectionate behavior, and now the horse was no longer wild. उन्होंने, मुराद ने हॉर्स को इतना प्यार दिया, इतना अफेक्शन दिया, इतने अच्छे से उसकी केयर करी कि अब वो हॉर्स भी मुराद की बातें मानने लग गया, और वो बहुत ही डिसेंट हो गया. वो बहुत ही अभी तक वाइल्ड नहीं था, वो जंगलियों जैसे बिहेव नहीं करता था, वो काफ़ी पालतू टाइप का, पेट टाइप का, टेम्ड हो गया वो. सो दिस इज ऑल अबाउट जो हमें पता चला मुराद के बारे में. नाउ और हमें क्या पता चला, इट ओबेड मुराद फेथफुली. और तो और अब हॉर्स मुराद को बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करने लग गया. इट ओबेड मुराद, यहाँ पे इट कौन है, ये हॉर्स है. हॉर्स बहुत ही ज़्यादा ओबे करने लग गया, बहुत ही ज़्यादा कहना मानने लग गया किसका, मुराद का. बिकॉज मुराद इसकी टेक केयर करता था, मुराद उसको खाना वाना सब चीज़ें देखता था. हिज लव फॉर द हॉर्स इज एविडेंट इन द लास्ट सीन. और लास्ट में हमें मुराद का जो लव था, जो अफेक्शन था टुवर्ड्स हॉर्स, वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आया. वाइल पार्टिंग, जब वो अलग हो रहे थे, मुराद जब हॉर्स से अलग हो रहे थे, ही पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, pressed his nose into the horse's nose and patted it. और हम जब बच्चों को करते हैं ना ऐसे, कि जब वो अलग हो रहे थे, कि लाइक ही नर्चर्ड हिम, उन्होंने मुराद ने उस हॉर्स को ऐसे नर्चर किया, ऐसे पाला जैसे कि कोई छोटे से बच्चे से प्यार करते थे. जब वो उससे अलग हो रहे थे, जब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम बैक टू जॉन बायरो को रिटर्न कर देंगे, जिसका एक्चुअली ये हॉर्स है, तो जब वो अलग हो रहे थे तो एक बॉन्ड डेवलप हो गया था. ये कहाँ से पता चला कि उसको हॉर्स को गले में हाथ डाला और नोज से नोज को उसको पैट करने लग गए, और पीठ थपथपाई, और ऐसे करके लाइक गुड बाय बोलने का एक बहुत ही इमोशनल जेस्चर दिया टुवर्ड्स द हॉर्स. द
dogs of John Byro followed them around without making a sound. अब जो dogs थे जॉन बायरो के, उन्होंने फॉलो करा उन दोनों लड़कों को, बट विदाउट मेकिंग अ साउंड, बिल्कुल भी भौंके या गुर्राए नहीं, बिकॉज उनको पता था ये लोग रोज आते थे यहाँ पर और पहले भी आ चुके हैं. देन he was kind. He treated a young robin which had hurt its wing. और हमें क्या पता चला, वो मुराद बहुत ही काइंड, बहुत ही पैशनेट था. और ये काइंडनेस का हमें एक और एग्जाम्पल स्टोरी में, जब हम डीप में डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें एक और एग्जाम्पल पता चला, जब वो ही ट्रीटेड अ यंग रॉबिन. रॉबिन एक बर्ड होती है ब्लू कलर की, विच हैड हर्ट इट्स विंग, कि एक छोटी सी चिड़िया जिसके विंग्स पे हर्ट हो गया था, वो उसको भी बैंडेज करा, उसको भी उसने प्यार से रखा. तो ये इसका लव टुवर्ड्स पेट्स, एनिमल्स. और उसने अरम की बात, अरम छोटा था, लाइक 9 इयर्स का था, उसने रिक्वेस्ट करी कि मुझे हॉर्स राइड करने दो अकेले. ये बात जानते हुए कि मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए मना कर रहा हूँ, बट फिर भी उसके बहुत रिक्वेस्ट करने पर मुराद ने अलाउ करे. तो वो कंसिडरेट भी था, वो दूसरों को कंसिडर करता था, ऐसा नहीं है. और लव फॉर एनिमल्स तो हमें पता चला 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू. नाउ he was worldly wise and he knew how to talk to farmers. और वो बहुत ही kind टाइप का, बहुत ही down to earth nature का था मुराद, और वो जानता था how to talk to farmers. Though he loved horse riding, he was averse of keeping the horse for a long time. जानते हुए कि वो फॉन्ड ऑफ हॉर्स लविंग है, बट फिर भी लंबे समय तक उसने अपने पास हॉर्स को नहीं रखा, बिकॉज भले उनकी इच्छा थी, उनका ग्रीड था, उनका डिज़ायर था, उनकी ये लॉन्ग टर्म ड्रीम था कि हॉर्स राइड करना, बट फिर भी बिकॉज उन्होंने चोरी करी थी, इसीलिए उनको सही नहीं लगा वो चीज़ को अपने पास रखना, और उन्होंने रिटर्न कर दी टू जॉन बायरो. तो यहाँ से अगेन हमें उनके बारे में पता चलता है मुराद वो कितना काइंड हार्टेड था. सो ही इज़ प्राउड ऑफ हिज फैमिली विच is well known for their honesty and trust. और वो अपनी फैमिली के, अपनी ट्राइब के प्राउड को खत्म नहीं करना चाहता था, ना उसमें कोई क्वेश्चन मार्क लगाना चाहता था. और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि मेरी ट्राइब की इज्जत की बात है, और उन्होंने अपनी ऑनेस्टी को, जो उनकी ट्राइब में हर कैरेक्टर में पाई जाती थी, वो उस ऑनेस्टी को, वो उस ट्रस्ट वर्दी नेचर की जो लीगेसी थी, उसको फॉलो करते हुए उस हॉर्स को रिटर्न कर दिया. इन शॉर्ट ही इज अ लवेबल चैप. बहुत अच्छे से बोल सकते हैं लवेबल चैप. ये वर्ड क्यों दे रहे हैं मुराद को, बिकॉज उनका प्यार, उनका अफेक्शन, उनकी केयर हर एक चीज के लिए, अरम के लिए जो उनके कजिन थे, टुवर्ड्स हॉर्स जिसको वो स्टील करके लाए थे अपने पर्पस के लिए, हॉर्स राइड करने के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, टुवर्ड्स फार्मर्स, टुवर्ड्स दैट रॉबिन बर्ड, और टुवर्ड्स अदर जो आसपास जो लोग रहते, तो सबके लिए वो कितने कंसिडरेट थे, सबको कितना प्यार करते थे. इसके लिए हम बिल्कुल मुराद को बोलते, डिस्पाइट कि उनका कुछ पेटेंट द सिग्नेचर लाइन थी, वो अपने आप को बहुत वो एटीट्यूड में रहते थे कि मैं बड़ा हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, which actually he deserved and he proved it. So he is truly a lovable chap. So this is all about the character sketch of Murad. Moving with the next question. Comment on the role of Aram, the narrator, in the story. अब अरम कौन है, तो अरम 9 इयर्स के यंग बॉय हैं, और अरम ही इस स्टोरी को नरेट करें, तो नरेटर भी यहाँ पे हमारे अरम ही हैं. तो अरम के बारे में हमें क्या पता चला, अभी हमने मुराद के बारे में देखा था, अब हम पढ़ते हैं अरम के बारे में. अरम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी. बिसाइड्स बीइंग द नरेटर, ही इज ऑल्सो अ कमेंटेटर. नरेटर तो थे ही, बट टाइम टू टाइम वो कमेंट्री भी करते रहते थे. ही नॉट ओनली नरेट्स द वेरियस एडवेंचर्स, इंसिडेंट्स एंड actions, but also provides useful information regarding the main characters and their behavior. अब एज अ नरेटर का काम क्या होता है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में उनके बारे में बताएं, उनका कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्रिप्शन दें, और टाइम टू टाइम अपने कमेंट्स को ऐड करते रहें, जो वो काम बहुत अच्छे से कर रहे थे अरम. ही नॉट ओनली नरेट्स द वेरियस एडवेंचर्स, इंसिडेंट्स एंड एक्शंस, बट also provides useful information which was regarding the main characters and their behavior. In fact, he is the fulcrum on which the whole story rests. अब वो एक ऐसे सेंट्रल पॉइंट, ऐसे मेन आइडिया थे स्टोरी के, जिसके आसपास पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती थी. किसके, अरम के.
He gives a graphic description of the Garoglanyan tribe, its members, their traits and economic features. अब अरम क्या बताते हैं, एक हमें ग्राफिक डिस्क्रिप्शन बताते हैं कहाँ का, गैरोग्लानियन ट्राइब का, जिसको वो दोनों कजन्स बिलोंग करते हैं, कि वहाँ के उस ट्राइब को जो बिलोंग करते हैं वो लोग कैसे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे, उनके ट्रेट्स कैसे. सो ट्रेट्स इज समथिंग विच इज जेनेटिकली पास्ड ऑन, जो इनहेरेंट रहते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन पास किए जाते हैं, जिसको हम कहीं से सीखते या लेते नहीं हैं, वो बाय डिफॉल्ट इन जीन्स या इन ब्लड फ्लो करके आते हैं. सो दैट इज ट्रेट्स. और वो ट्रेट क्या था, ऑनेस्टी और ट्रस्टवर्दी नेचर. एंड इकोनॉमिक फीचर्स के बारे में भी हमें पता चला, इस ट्राइब के इकोनॉमिक फीचर्स के बारे में क्या पता चला, दे वर पॉवर्टी स्ट्रिकन, वो बहुत ही गरीब थे, उनको ये भी कंफर्म नहीं रहता था कि उनको खाना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा. दे वर दिस पॉवर्टी स्ट्रिकन. Now, Mom ad's father Zorab is described as a practical person, whereas Murad and Uncle Khosrov represent the crazy streak in their tribe. अब जो Mom ad's father Zorab is described as a practical person. अब ये जो उनके father और mother हैं वो बहुत ही practical person है, बहुत ही down to earth type के हैं, जो अरम के मम्मी पापा हैं, जिसके बारे में अभी हमने समरी में नहीं देखा बिकॉज उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, बट जब हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे. Whereas जो मुराद के अंकल थे खौशरब, ही रिप्रेजेंट द क्रेजी स्ट्रीक. एक सिरफिरा इंसान होता है ना, हर फैमिली में एक ना एक तो होता ही है जो अपने दिमाग से ही चलता है. सो दैट क्रेजी स्ट्रीक इन द ट्राइब. एब्जेक्ट पॉवर्टी, बेहद बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी, बहुत ही ज़्यादा गरीबी ऑफ द फैमिली डज नॉट डिमिनिश हिज प्राइड इन हिज फैमिली. डिस्पाइट उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, बट फिर भी मुराद को कभी ऐसा नहीं फील होता था कि आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई फैमिली. वो डिस्पाइट इतनी गरीब होने के बाद भी ही ऑलवेज यूज्ड टू से आई एम प्राउड ऑफ टेकिंग बर्थ इन अ प्राइड फैमिली और इन अ प्राइड ट्राइब. वो हमेशा इस चीज़ की बात करते थे. ही सेज नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लानियन फैमिली कुड बी अ थीफ. और वो हमेशा इस बात को बोलते थे कि कोई भी मेंबर इस पूरी ट्राइब का कभी भी थीफ हो ही नहीं सकता. He makes a fine distinction between stealing a horse for a ride and stealing a horse to sell it off. और वो ये कहाँ से पता चला, जब मुराद बहुत क्लियर करते हैं इस बात को. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें समझ में आएगा. He makes a fine distinction, difference between stealing a horse for a ride. वो स्टील करते हैं एक पर्पस के लिए. वो पर्पस क्या था, वो लाइक यू नो एक क्रेज था, एक शौक था, उस शौक के, उस मज़े के लिए. बट वो स्टील अ हॉर्स इसीलिए नहीं करते हैं ताकि उसको आगे बेच दें. और अगर वो चोरी करें और चोरी का माल वो आगे बेच दें तो वो बहुत गलत काम होता है, जो वो लोग कभी नहीं करेंगे. तो वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं, हाँ हमने स्टील करा, बट इट इज़ जस्ट फॉर अ वेरी जेन्युइन पर्पस. बिकॉज हम इतने गरीब हैं, हम लोग इतना महंगा $60 का हॉर्स कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. हम तो फूड भी अफोर्ड नहीं कर सकते पूरे दिन का, तो हम कितना बड़ा, इतना महंगा, इतना ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स कैसे अफोर्ड करेंगे. तो इसीलिए वो बस शौक के लिए वो वहाँ से ले आते हैं जॉन बायरो के फार्म से, और उसको यूज़ करते हैं और बहुत अच्छी केयर करते हैं और उसको रिटर्न कर देते हैं. तो यहाँ से हमें पता चला कि उन्होंने स्टील क्यों करा, वो जस्टिफाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से. Then he gives a fine description of the horse ride and countryside with its vineyard, orchards, irrigation ditches and country roads. और वो क्या बताते हैं, बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं वहाँ की चीज़ें. अरम बहुत अच्छे से बता रहे हैं, बिकॉज अरम बीइंग अ नरेटर, तो वो ये जो कैरेक्टर स्केच सबका कर रहे हैं, सबके बारे में, सबके रोल के बारे में इतना अच्छे से बता रहे हैं कि स्टोरी बहुत ही इमोशनल टच लेके आ रही है एंड में, और बहुत ही लाइवली फीलिंग्स और एग्जाम्पल से प्रेजेंट कर रही है. और एंड में जब अरम बताते हैं, जब वो बहुत ही फाइन, बहुत ही क्लियर डिस्क्रिप्शन देते हैं हॉर्स राइड का, कि हॉर्स राइड उन्होंने कैसे एंजॉय करी, और मुराद के बारे में, एंड कंट्री साइड जब वो जाते हैं, एंड इट्स वाइनयार्ड कैसे थे, ऑर्किड्स कैसे थे, इरिगेशन डिचेस. इरिगेशन डिचेस क्या होता है, जो छोटे छोटे महल में डिच होते हैं जो आसपास के घरों में पानी सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, और कंट्री रोड्स कैसी थी. तो ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है वो बीइंग अ नरेटर अरम ने इतना ब्यूटीफुली करा कि हमें अरम के मैच्योरिटी, अरम के थॉट्स के बारे में बहुत ही क्लियर पिक्चर समझ में आती है. नाउ
Heading with the next question, compare and contrast Uncle Khosrow and cousin Murad. और हमें क्या करना है, कंपैरिजन बताना है और कॉन्ट्रास्ट करना है अंकल खौसरव और मुराद के बीच में. तो हम बोल रहे हैं कि कजन और जो कजन मुराद है वो बिल्कुल अंकल खौसरव पे गया, बट एग्जैक्टली क्या सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटी है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस आंसर. सो अंकल खौसरव एंड कजन मुराद हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन देयर दैट इज कॉमन. क्या है, क्रेजीनेस. वो क्रेजी स्ट्रीक है अपनी ट्राइब में. और अंकल खौसरव क्या बोलते हैं हमेशा, दैट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए. और जो कजन मुराद है वो हमेशा एक पेटेंट, अपना एक सिग्नेचर लाइन है, वो क्या बोलते हैं कि यस आई हैव अ वे विद एवरीथिंग, मेरे को तो सब चीज़ों को डील करना आता है. तो वो दोनों इसी टाइप के थे. दे हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कॉमन, दैट इज देयर क्रेजीनेस. वो क्रेजी फ्रीक्स हैं अपनी ट्राइब में. मुराद वाज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ अंकल खौसरव इन दिस रिस्पेक्ट. और इसी वजह से कि सब फैमिली में या ट्राइब में, गैरोग्लानियन ट्राइब में ऐसा बोलते थे कि अंकल खौसरव का नेचुरल डिसेंडेंट, ऐसा लगता है कि उन्हीं की पीढ़ी की है या उन्हीं की आगे जनरेशन आई है, वो है हमारा कजन मुराद. सो द सेकेंड सिमिलरिटी इज द डोमिनेटिंग नेचर. क्योंकि वो तो हमने पढ़ा था मुराद के बारे में, वो आराम को ऐसे ही छोटा बच्चा समझता था. वो कहता तुम बच्चे हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है. आई हैव अ वे विद एवरीथिंग, मुझे सब चीज़ों को टैकल करना आता है, तुम्हारे बस की नहीं है, अभी तुम बच्चे हो, तुम सीख जाओगे जब तुम बड़े होगे मेरे जैसे. तो ये कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग एटीट्यूड के बारे में बताता है. और अंकल खौसरव, बिकॉज वो तो अपने ही धुन में रहते थे, वो चिल्लाते धाड़ते रहते थे और हर किसी को बोलते थे पे नो अटेंशन टू इट, कि अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता, दैट्स देयर इज नो हार्म एंड पे नो अटेंशन टू इट. तो उनका तो था हो गया ना, जो हो गया सो हो गया, अब क्या बात करनी, खत्म करो उसको. ही वाज लाइक दिस. तो वो अलग ही अपनी धुन में और अपने अलग ही एटीट्यूड में रहते थे. सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच कहीं ना कहीं अंकल खौसरव की पता चली. देन both use pet words and phrases and roar aloud to quieten the hearer, while unlike Khosrow says it's no harm, pay no attention to it. Murad boast का मतलब क्या है, यहाँ पे इतराते थे. क्या बोलते थे, लाइक जो हूँ मैं हूँ, मेरे को तो सब कुछ करना आता है, मैं वे विद एवरीथिंग, राइट, मैं सब चीज़ों को डील कर सकता हूँ, चाहे वो इंसान हो या फिर वो जानवर क्यों ना हो, चाहे वो वे विद हॉर्सेस, डॉग्स, फार्मर, सबके साथ, जो एक्चुअली उन्होंने प्रूफ भी करके दिखाया, राइट. देन now Khosrow shouts at his son Arag. अब अंकल खौसरव के जो बेटे थे उनका नाम अरग था, जिसको हमने समरी में डिस्कस नहीं करा बिकॉज ही डिड नॉट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. द बार्बर एंड फार्मर जॉन बायरो. द नरेटर इज अ पेशेंट लिसनर. अब जो नरेटर है वो कौन है, वो बहुत ही पेशेंट लिसनर है टू मुराद्स असर्शन. मुराद जो भी बोलते थे वो उसको बहुत आराम से प्यार से मान लेते थे, क्योंकि उनको लगता था वो बड़े हैं मुराद मुझसे और उनको ज़्यादा चीज़ों को टैकल करना आता है, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नॉलेज है, वो ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा विटी हैं, तो वो चीज़ों को आराम से समझ लेते थे. आराम वो ना क्वाइट नेचर, बहुत ही पोलाइट थे थोड़े से. देन देयर डिफरेंस लाइज इन देयर एज ग्रुप्स एंड फिजिकल बिल्डअप. तो अगर हम बात करें मेजर डिफरेंस की, तो डिफरेंस कहाँ पे आता है, एज ग्रुप. सर्टेनली वो अंकल खौसरव बड़ी एज के थे, प्रोबेबली इन 40s और 50s, लेट 40s और अर्ली 50s. और अगर हम बात करें मुराद की, he has just entered into his teens, वो स्वीट 13 में अभी आई ही थे. So Uncle Khosrow, a middle-aged person, an enormous man with a powerful head of black hair and very large mustache. बड़ी बड़ी मूछें, लंबे चौड़े से ऐसा बिल्डअप था. ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है. Whereas Murad is athletic young chap of 13, बहुत ही young, enthusiastic, बहुत ही energetic, बहुत ही lively से एक lovely chap थे. Khosrow is irritable, impatient and furious in temper. वो कहते हैं ना चटका, जो लाइक छोटी छोटी बातों पे बहुत इरिटेट हो जाना, गुस्सा हो जाना, दैट डिस्क्राइब्स मिस्टर खौसरव. तो खौसरव बहुत ही इरिटेटेड थे, बहुत ही जल्दी परेशान, चिड़चिड़े हो जाते थे. इम्पेशेंट, पेशेंस नाम की तो चीज़ ही नहीं थी किसी भी सेंस में. और बहुत ही फ्यूरियस इन टेम्पर, और बहुत ही जल्दी शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते थे हर बात पर. मुराद इज रीजनेबल इन कॉन्वर्सेशन. अगर हम उनसे कंपेयर करें, जो हम बोलते थे कि नेचुरल डिसेंडेंट है उनके मुराद, तो उनसे तो थोड़े ज़्यादा टॉलरेबल थे मुराद, और वो थोड़े से रीजनेबल थे. इतने हाई पिच के नहीं थे और इतने अति वाले सटके नहीं थे जितने की अंकल खौसरव थे. मुराद थोड़ा सा डिसेंट था अपनी अप्रोच में ना.
this is all about the question and answers of the chapter Summer of the Beautiful White Horse. I hope you really enjoyed the video and understood it very productively from the exam's perspective. So that's all about the video. If you like the information, do like, share and subscribe the official channel by the name www.stepupacdmy.ind.in. Thank you very much for watching the channel.